दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के तीसरे भाग में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले दूसरे भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। सामंत गोयल अपने बेटे की डेड बॉडी को अग्नि देते हुए उसकी दाह क्रिया को संपन्न कर रहे थे। जलती चिता के सामने ही खड़े सामंत गोयल, जिनका शरीर बिल्कुल किसी निर्जीव की तरह खड़ा था, आंखें किसी बर्फ की तरह जमी हुई थी, लेकिन उनके अंदर एक तूफान उठा था। जलती हुई चिता से निकलती आग की लपटें जो इस वक्त उनके अंदर भी एक ज्वालामुखी को सुलगा रही थी, जो मानो सिट्ठी के साथ साथ उससे जुड़े हर शख्स को जला देने वाली थी। तभी पास ही खड़े समीर अग्निहोत्री ने अपने दोनों हाथों से उनके बाजुओं को मजबूती के साथ पकड़ा, जिसे महसूस करते ही सामंत गोयल की नजरें समीर की तरफ उठ गई, लेकिन जुबान अभी भी बंधे हुए थे। अब तक आंखों के कोरों पर भी नमी आ चुकी थी, लेकिन वह आंसू बनकर बाहर छलकने से कतरा रहे थे। तभी वहां अपने सिर को समीर के कंधे पर टिकाते हुए बोले, एक पल में ही सब बदल गया, जैसे मेरा खुद का वजूद ही मिट गया, मेरा अस्तित्व, मेरा गुरूर, मेरा साहिल चला गया। इतना कहते हुए सामंत गोयल की बर्फ से जमे आंसू अब पिघलने लगे थे, जो समीर के कंधे को अब भिगो रहे थे। प्लीज़ सिट्ठी विला, टाइम 8 PM। शाम से रात हो चुकी थी। सिट्ठी विला के सर्वेंट भी अपना काम जल्दी से ख़त्म करते हुए वहां से जा चुके थे, क्योंकि मानो सिट्ठी ने पहले ही उनकी गर्दन पर तलवार रख दी थी, जहां वह जानबूझकर खुद की जान की बलि नहीं चढ़ाना चाहते थे, जिस वजह से इस वक्त सिट्ठी विला में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां सिर्फ एक पिंजरे के अंदर सोए हुए वाइटी की सांसों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। नीचे हॉल में ही सोफे पर बैठे मानो सिट्ठी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को घुमाते हुए देख रहा था, जिसे वह किसी के इंतजार में हो। सोफे के पास ही उसका असिस्टेंट स्टीव और बॉडीगार्ड जेम्स अपने दोनों हाथों को बांधे खड़े थे। तभी विला के बाहर एक लंबी हॉर्न के साथ एक कार आकर रुकी, जिसके अंदर से रणविजय सिट्ठी और अगस्त्या बाहर निकले और सीधे विला के अंदर चले गए, जिन्हें देखते ही मानो अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ ही था कि तभी अगस्त्या जल्दी से उसके गले से लगते हुए बोला, सेकंड ब्रदर, अपनी उस बोरिंग कॉलेज ट्रिप के दौरान मैंने आपको काफ़ी मिस किया, लेकिन इस बार मैं कॉलेज से एक लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ और अब मैं पूरे टाइम आपके साथ रहने वाला हूँ। ओके, अपने भाई अगस्त्या की बातों को जवाब देते हुए मानो ने कहा, और अगस्त्या को खुद से दूर करते हुए रणविजय की तरफ मुड़ गया। तभी रणविजय भी साइड से उसके गले लगते हुए बोला, मानो आज रात पश्चिमी तट पर काबिली गैंग के आने वालों सोने की कन्फर्मेशन मिल चुकी है। क्या तुम उनके लिए तैयार हो मानो? हमें हर हाल में इसे रोकना होगा, क्योंकि इसका नतीजा क्या होगा ये तुम अच्छे से समझते हो। डोंट वरी फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर के रहते जब इतने सालों में वो मुंबई का एक टुकड़ा नहीं ले पाए, तो आज अचानक से वो क्या उखाड़ लेंगे। कहते हुए अगस्त्या ठहाके लगाकर हंस पड़ा। तभी अचानक से कुछ सोचते हुए वह तुरंत शांत भी हो गया, साथ ही अपनी नज़रों को चारों ओर दौड़ाते हुए बोला, सेकंड ब्रदर, मैंने सुना है कि आपने शादी कर ली है, लेकिन मुझे तो यहाँ बस वो मोटा वाइटी और आपका ये आदमखोर जेम्स के साथ बस ये फिसड्डी स्ट्यू ही नज़र आ रहा है। आर यू श्योर कि आपने इन तीनों में से ही किसी से शादी तो नहीं कर ली है? इतना कहते हुए अगस्त्या एक बार फिर से ठहाके लगाने ही वाला था कि उसकी आंखें सीढ़ियों के ऊपर खड़ी काव्या को देखते ही चौंक गई। साथ ही उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया था, तो ये है वो लड़की जिससे आपने शादी की है। वहीं अगस्त्या की बातों के साथ साथ उसकी नज़रों का पीछा करते हुए मानो के साथ ही वहाँ मौजूद सभी की नजरें काव्या की तरफ घूम गई। एक ब्लैक एंड वाइन लॉन्ग गाउन पहनी हुई काव्या, जिसमें एक तरफ से उसकी लंबी व गोरी टांगे बाहर निकली हुई थी, जिसे देखते ही मानो की आंखें छोटी हो चुकी थी। तभी उसके कदम भी सीढ़ियों से होते हुए काव्या तक पहुंच गए थे, जिसे देख काव्या, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो के कमर में हाथ डालते हुए बोली, अभी
क्या मैं इतनी हॉट लग रही हूँ कि मेरे ऊपर से नजरें हटने का नाम नहीं ले रही? अचानक से काव्या के अंदर इस बदलाव को देख मानो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जहाँ काव्या उसे डर रही थी, उसे देख गुस्सा हो रही थी, घर जाने की बात कर रही थी, वहीं अब उसे हबी कहते हुए ऐसे बातें कर रही थी जिससे उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन मानो इन सब बातों को अभी इग्नोर करते हुए हल्का हंस पड़ा और साथ ही अपने कदम काव्या के और करीब ले गया। लेकिन काव्या अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी, मानो कि कमर में अपने हाथों को डाले मुस्कुराती हुई खड़ी थी। बेबी गर्ल, मुझे जहाँ तक याद है मैंने ऐसी कोई ड्रेस ऑर्डर नहीं की थी जिसमें से तुम्हारी ये पैर इस तरह बाहर निकले। काव्या के कमर में हाथ डालते हुए मानो ने भी अब उसे खुद के काफ़ी करीब कर लिया था, जहाँ दोनों इस वक्त एक दूसरे की सांसों को अच्छे से महसूस कर रहे थे। तभी मानो भी अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को उसके चेहरे पर फेरते हुए बोला। तो वही काव्या उसके सीने पर अपने हाथों का हल्का धक्का देते हुए बोली, अभी मैं एक मॉडल हूँ, ये बात मुझे कितनी बार दोहरानी पड़ेगी? हम हर वक्त डिजाइनर पर ही डिपेंड रहते हैं, कुछ डिजाइनिंग हमें भी आती है। काव्या के इस बात को सुनकर मानो उसकी कमर को छोड़ते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने बाजुओं में लपेटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आया, जहाँ सामने खड़ा रणविजय खुद ही काव्या की तरफ अपने एक हाथ को बढ़ाते हुए बोला, हाय माई सेल्फ रणविजय सेठी। उम्र में मानो के बड़े भाई होने का ओहदा रखता हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो मुझे बुला सकती हो। तभी काव्या ने भी उसके हाथों में अपने हाथ को देते हुए बोली, आपको कौन नहीं जानता, वर्ल्ड की टॉप क्रिमिनल लॉयर जिसका अब तक का एक भी केस ना हारने का रिकॉर्ड रहा है, मैं तो आपकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ। काव्या ने अभी इतना कहा ही था कि तभी रणविजय हल्का झुकते हुए उसके हथेलियों को चूम लिया, ये कहते हुए कि इट्स माई प्लेजर। लेकिन पीछे खड़ा अगस्त्या ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक चिढ़न थी, अपनी शक्ल को बिगाड़ते हुए बोला, सेकंड ब्रदर, आर यू श्योर कि आपने शादी इस लड़की से की है? ये मेरा छोटा भाई अगस्त्या सेठी। अगस्त्या के सवालों का जवाब देते हुए मानो काव्या से बोला। तो वहीं काव्या अगस्त्या के चेहरे के एक्सप्रेशन और साथ ही उसकी बातों को सुन हल्का मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गई, जहां उसके सामने खड़े होते ही अगस्त्या के गालों को खींचते हुए उस पर अपने लिपस्टिक के निशान छोड़ दी। हे किड्डो, तुम काफ़ी क्यूट हो, तुम्हें बिल्कुल केक के ऊपर रखे उस रेडी चेयर की तरह, काव्या ने कहा। लेकिन अगस्त्या अपने गालों पर पड़े लिपस्टिक के निशान पर अपने हाथों को रगड़ते हुए बोला, याक, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा चालबाज हो। इस वक्त अगस्त्या के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी बिगड़े हुए थे, लेकिन उसके सामने खड़ी काव्या हंस रही थी। तभी उन दोनों को देखते हुए मानो आगे बढ़ा और काव्या के कमर में अपना हाथ डालते हुए बोला, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें चलना चाहिए। लेकिन कहाँ? कहीं जाने के नाम से चौंकते हुए काव्या ने कहा। लेकिन उसके सवालों का जवाब दिए बिना ही मानो उसे लेकर अपनी कार तक पहुंच चुका था। कुछ घंटे पहले आज रात काव्या को अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होने के लिए कहते हुए मानो उसके कमरे से बाहर चला गया, जिसके जाते ही काव्या के आंखों से आंसू छलक पड़े थे। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर बार मेरे साथ ही होता है ऐसा? ना मुझे कभी अपनों से प्यार मिला और ना ही इन गैरों से। आखिर मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है? मेरा अपना परिवार जो बस नाम का मेरा है, वहाँ मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है। बस एक मेरी माँ थी, लेकिन वह भी मुझे छोड़कर चली गई। दूसरा जिससे मैंने बचपन से प्यार किया था, वो भी एक झटके में मुझे और मेरे प्यार को ठोकर मारते हुए मेरी उस सौतेली बहन के पास चला गया। आखिर सब मुझसे ही दूर क्यों चले जाते हैं? अपनी बातों को कहते हुए काव्या रोने लगी थी। कुछ देर तक वह फर्श पर ही बैठी अपने अतीत अपने वर्तमान को सोचते हुए बस सिसकियां लिए जा रही थी। वहीं कुछ वक्त बीत जाने पर काव्या अपनी जगह से खड़ी हुई और रूम में ही रखे एक बड़े शीशे के सामने खड़ी होते खुद कोई आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ किया, साथ ही चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरते हुए बोली,
किसी ने ठीक ही कहा है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेना बेवकूफ़ी है। ठीक उसी तरह मानव सृष्टि के अंगेष्ट रहकर मुझे आज़ादी नहीं मिलने वाली है। मुझे इस कैद से बाहर निकलने के लिए अपनी उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ेगी, जिसकी शुरुआत होगी आज से। मेरी मुँह दिखाई की रस्म करना चाहता है तो ठीक है मानव सेठी, अब मैं तुम्हारी ही चाल को चलकर खुद की आज़ादी का राह बनूंगी। लेकिन काव्या इस बात से अनजान थी कि वह जैसी मुँह दिखाई के रस्म के बारे में सोची थी, मानव ने उसके लिए वैसा कुछ भी प्लान नहीं किया था, बल्कि उसे लेकर कहीं बाहर जा रहा था, जिसका एहसास काव्या को कुछ घंटे बाद हुआ। जब वह मानव सेठी व उनके दोनों भाइयों से मिली, तभी मानव उसे लेकर बाहर अपनी कार में बैठ गया, जिसे देख काव्या पूरी तरह चौंक गई थी। कार मुंबई की अंधेरी सड़कों पर दौड़ रही थी, जिसके साथ ही काव्या की धड़कनें भी बढ़ रही थी। तभी वह अपने बगल में ही बैठे मानव सेठी की तरफ देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता है ना कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, तो इस तरह पब्लिकली कहीं भी जाना मेरे लिए सेफ नहीं है। ये मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा देगा। लेकिन मानव की नज़रें अभी भी अपने गोद में रखे लैपटॉप पर थी, जिस पर वह बस लगातार अपनी उंगलियां दौड़ाए जा रहा था। तो वहीं काव्या मानव के द्वारा खुद को और अपनी बातों को इग्नोर होता देख पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी और अपने दोनों हाथों को बांधते हुए सीधे बैठ गई। तभी ड्राइवर ने भी अपनी कार पर ब्रेक लगा दी, जिसके रुकते ही मानव ने काव्या के सामने एक मास्क बढ़ाते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी मुसीबत में डाल सकता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। इस नाते से तुम्हारे साथ अब से जो भी होगा वो सिर्फ मैं करूँगा, बाकी किसी को तुम्हारे साथ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। मानव की इस तरह बात से काव्या थोड़ी हैरान थी, लेकिन तभी मानव को कार से बाहर निकलते देख वह भी अपने चेहरे को उस मास्क से ढकते हुए बाहर निकल गई। बाहर आते ही काव्या थोड़ी डरी हुई नज़र आ रही थी, जिसकी नज़रें खुद के चारों तरफ दौड़ाते हुए देख रही थी कि कहीं कोई उसे पहचान तो नहीं रहा। तभी मानो उसके हाथों को अपने बाजुओं में फंसाते हुए एक होटल के अंदर चला गया, जिसके अंदर का माहौल देख काव्या की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी, क्योंकि वह जगह कोई पब जैसी थी, लेकिन एक ऐसी जगह जो काव्या की दुनिया से बिल्कुल अलग थी, जहां आदमियों की भीड़ में शराब और शबाब दोनों की कमी नहीं थी। सभी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं एक बात जो काव्या को और ज़्यादा चौंका गई, वहाँ सभी गर्ल्स ने अपने चेहरे को एक मास्क के अंदर छिपा रखा था। लेकिन ऐसा क्यों? साथ ही ये कैसी जगह है? अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाती हुई काव्या अंदर ही अंदर कई सवाल लिए बस वह मानव के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, जिसके पीछे ही मानव के दोनों भाई भी चल रहे थे। तभी अचानक से काव्या अपने कदमों को पीछे करते हुए सहमसी गई, क्योंकि अपने चारों तरफ देखते हुए उसे होश ही नहीं था कि वह मानव के साथ किस तरफ बढ़ती जा रही थी। वह होश में आई जब उसे एक चीख सुनाई दी। उसने देखा उसके सामने ही एक आदमी खड़ा, जिसका एक हाथ काव्या के चेहरे की तरफ ही है, जो शायद उसके चेहरे को छूना चाह रहा था, लेकिन वो छू पाता उससे पहले ही उसके हाथ को बीच में ही मानव सेठी ने पकड़ लिया था, जिस पर अपनी पकड़ इतनी टाइट कर दी थी कि वह आदमी दर्द से छटपटा उठा था। तभी मानव भी काव्या के हाथ को अपने बाजुओं से आज़ाद करते हुए अपने हाथ उसकी कमर में डाले उसे अपने करीब खींच लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि काव्या भी जानकर मानव के सीने से चिपक गई, जहां इस वक्त मानव का एक हाथ अभी भी सामने खड़े आदमी के हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ, जिसकी वजह से सामने खड़ा आदमी अपने हाथ को पकड़े छटपटा रहा है। तो वहीं मानव का दूसरा हाथ काव्या की कमर पर था। साथ ही मानव एक कड़कती आवाज़ में बोला, पटनागर, मेरी बीवी की तरफ आंख उठाने वाले की भी मैं आंखें निकाल लूं, और तूने तो उसकी तरफ अपना हाथ उठा दिया, फिर मैं तुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? कहते हुए मानव ने सामने खड़े आदमी के हाथों पर झटका दिया और एक आवाज़ के साथ ही उस आदमी की जोरदार
चीख निकल गई तो वहीं काव्या डर की वजह से अपने चेहरे को मानो कि सीने में छिपा ली। उसके बाद उस आदमी के साथ क्या हुआ ये काव्या नहीं देख पाई, लेकिन उस आदमी के हाथ की हड्डियां टूट चुकी थी। वह दर्द से छटपटा उठा, जिसे देख पास ही खड़ा रणविजय एक आदमी की तरफ इशारा किया। तभी कुछ आदमी आए और दर्द से चीख रहे उस आदमी यानी कि भटनागर को उठाते हुए वहाँ से चले गए। मानो ये कौन सी जगह है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अपने चेहरे को मानो के सीने में ही छिपाए उसकी कमर में अपने दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए काव्या ने कहा, बेबी गर्ल, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है तुम्हारे साथ जो भी होगा वो सिर्फ मैं करूँगा। दूसरा कोई तुम्हें छूने तक की हिम्मत नहीं कर सकता। काव्या के चेहरे को ऊपर उठाते हुए मानो ने कहा, साथ ही अपने बगल में ही खड़े अगस्त्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके साथ रहना, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटा कर आता हूँ। और अगस्त्या के साथ काव्या को छोड़ते हुए वहाँ से चला गया, जहाँ काव्या अभी भी हल्की डरी हुई नजर आ रही थी। तभी अगस्त्या उसके ऊपर तंज कसते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि चालबाज औरतें भी इतनी बुरी तरह से डरती हैं। अपनी जुबान तुम बंद ही रखो। अगस्त्या की बातों पर चिढ़ती हुई काव्या ने कहा और वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। जिसे जाते देख अगस्त्या भी उसके पीछे दौड़ गया, ये कहते हुए कि हे जस्ट वेट, चालबाज औरत, सेकंड ब्रदर ने हमें साथ रहने के लिए कहा है। लेकिन काव्या उसकी बातों को इग्नोर करती हुई भीड़ में कहीं खो गई, जिसे अचानक से गायब होते देख अगस्त्या के माथे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ उस पब में ही एक तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, जहां से वेटर अपने हाथ में विस्की के ग्लास से भरी ट्रे को लेकर सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर रहे थे। ऊपर एक सर्कुलर स्टाइल में सोफे लगे थे। चारों तरफ लगे सोफे के सेंटर में एक बड़ा सा टेबल था, जिस पर विस्की से भरी ग्लास रखी हुई थी। उस सर्कुलर सोफे पर कुछ लोग बैठे अपने हाथों में पकड़े विस्की के गिलास को घुमा रहे थे। उनके बीच में ही बैठे मानो सेट्टी और रणविजय सेट्टी, जो इस वक्त शांत थे। तभी मानो के सामने ही बैठा आदमी बोला, मानो सेट्टी, हम लोग तुम्हारे साथ इतने घाटे का सौदा क्यों करें, जबकि यहाँ हम सभी जानते हैं कि यशोधन ठाकरे अब काफ़ी बुढ़े हो चुके हैं। अब तो उनके हाथ से किंग की कुर्सी भी जाने वाली है। फिर हम थोड़ा इंतज़ार करके अपना माल उसे ही क्यों ना दें जो उस कुर्सी पर बैठेगा, जबकि यहाँ हम सभी जानते हैं कि उस कुर्सी पर बैठने की तुम्हारी औकात तक नहीं है। आज तुम जो भी हो बस उस यशोधन ठाकरे की मेहरबानी पर हो, उसके फेंके टुकड़ों पर पलने वाले बस तुम एक कुत्ते हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरे आदमी ने कहा, जहाँ अभी दूसरे आदमी ने अपनी बात पूरी की ही नहीं थी कि तभी उस आदमी की गर्दन सामने उसकी के गिलास से भरी टेबल पर लुढ़क गई, जिसके देखते ही वहाँ सभी डर से उछलते हुए अपने पैरों को भी सोफे के ऊपर रख दिए। आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी, जिसमें एक खौफ नजर आ रहा था। वह आदमी जिसका सिर टेबल पर पड़ा था, शरीर सोफे पर ही लुढ़क चुका था। उसके पीछे मानो का बॉडीगार्ड जेम्स एक नंगी तलवार लिए खड़ा था, जिसमें से अब खून की बूंदें टपक रही थी। और किसे देखनी है मेरी औकात, एक कड़कती आवाज़ के साथ मानो गुस्से में खड़े होते हुए कहा। लेकिन उसे इस तरह देख वहाँ मौजूद सभी ने डरते हुए अपने हाथ जोड़ लिए थे, जहाँ उनकी लड़खड़ाती आवाज़ से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। जिसे देख मानो ने अपने कोट का बटन बंद किया और वहाँ से चला गया। उसके पीछे ही रणविजय भी अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए वहाँ से आगे बढ़ गया था। वो वहीं नीचे अगस्त्या के चेहरे की परेशानी बढ़ ही गई थी। अपनी नज़रों के साथ साथ वो भी चारों तरफ घूमते हुए काव्या को ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक उसे काव्या नज़र नहीं आई थी। दूसरी तरफ काव्या, जो भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए जानबूझकर अगस्त्या को परेशान कर रही थी, वो उससे छुपते हुए उसे परेशान देख काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। तभी अचानक से किसी ने उसकी कमर को मजबूती के साथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। वो सब इतना अचानक से हुआ जिसे काव्या कुछ समझ पाती। उससे पहले ही वो किसी के
बाजुओं की कैद में हो चुकी थी, लेकिन एक अनजाने डर की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसके ऊपर अगस्त्या की भी नज़र पड़ चुकी थी, जहां अब वो राहत की लंबी सांस लेने लगा था। तो वहीं काव्या बंद आंखों से अभी कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, बेबी गर्ल। इस आवाज़ को सुनते ही काव्या ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और सामने खड़े मानो के बाजुओं में खुद को कैद देख उसके चेहरे का डर गायब हो चुका था, लेकिन आंखों में अभी भी हैरानी थी कि अचानक से मानो कहाँ से आ गया, जबकि ये तो अपने किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए कहीं गया हुआ था। तभी मानो उसकी कमर को छोड़ अपने दोनों हाथों से काव्या के चेहरे को पकड़ लिया, साथ ही अंगूठे से उसके गालों व होठों पर फेरते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम्हें लोगों को परेशान करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। कहते हुए मानो अपने चेहरे को काव्या के काफ़ी करीब लेकर आ चुका था। उसकी नज़रें काव्या के होठों पर टिकी हुई थी, जिसे देख काव्या ने अपनी आंखें तुरंत कस ली, अपने होठ भीतर की तरफ दबा लिए। लेकिन तभी अचानक से मानो की नज़रें काव्या के होठों से हटती हुई उसके पीछे चली गई, जहाँ पीछे खड़े कुछ लोगों को देखते ही मानो तुरंत काव्या को खुद से थोड़ी ही दूर पर खड़े अगस्त्या की तरफ धक्का देते हुए बोला, जस्ट लीव, जाओ यहाँ से। तो वहीं अचानक से मिले मानो के इस धक्के से काव्या लड़खड़ाती हुई गिरने ही वाली थी कि अगस्त्या ने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। साथ ही काव्या कुछ समझने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि तब तक एक बुलेट मानो के पेट में लग चुका था, जिसे देख काव्या की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। वो कुछ कहती, उससे पहले ही किसी ने उसके सिर पर भी पीछे से वार कर दिया और वहीं काव्या बिना देखे ही उसके सिर पर किसने वार किया है उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ घंटे बाद एक अंधेरी जगह, जहाँ ये बता पाना मुश्किल था कि वहाँ कोई बंद कमरा है या खुली जगह, बस किसी की लंबी लंबी सांसें लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जो उसी अंधेरी जगह पर गूंजते हुए शांत हो गई थी, जैसे वहाँ काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनके रुकते ही वहाँ चारों तरफ रोशनी भी फैल गई, जिसकी रोशनी में ये साफ नज़र आने लगा था कि वो कोई खुली जगह नहीं थी, लेकिन वो कोई छोटा कमरा भी नहीं था। वो बिल्कुल किसी बंद व बड़े गोदान की तरह था, जिसके अंदर काफ़ी भारी मात्रा में काले कपड़े से खुद के चेहरे को ढके आदमी खड़े थे, जिनके कपड़ों के साथ साथ हाथ में पहना हुआ दस्ताना भी काला था, लेकिन उनके कपड़ों व दस्तानों के ऊपर एक सिंबल यानी कि चिन्ह बना हुआ था, जो गोल्डन कलर में चमक रहा था। उनके हाथों में पकड़े कटार व तलवारी, जो किसी का खून बहाने के लिए उछल रहा था। साथ ही उनकी आंखों में एक दहकता हुआ आग था, जो अपने सामने कुर्सी से बंधे मानो सिट्ठी को जला देना चाहते थे। मानो सिट्ठी, जो इस वक्त एक कुर्सी से बंधा अपने चेहरे को नीचे लटकाए बस लंबी लंबी सांसें ले रहा था। क्यों रे, अतिथि देवो भवा, ये लाइन नहीं सुना है क्या? हमारे द्वार पर अतिथि पधारे हैं, उनका स्वागत सत्कार करो, लेकिन तुम सब खड़े खड़े बस शकल निहार रहे हो। काबली गैंग का ही एक आदमी अंदर आते हुए बोला, जिसे मुंबई में आने वाले सभी माल की एक्सपोर्ट व इम्पोर्ट का जिम्मा दिया गया था, जो अब तक मानो सिट्ठी की नज़रों से छिपाकर छोटे लेवल पर मुंबई में अपने माल का सप्लाई करता था। लेकिन मानव का आज अस्तित्व हमेशा के लिए ख़त्म होने की बात को सुनकर इस गैंग का करोड़ों का सोना आज मुंबई के पश्चिमी तट पर उतरने वाला था, जहां उससे पहले ही उन्हें मानव के बचने की खबर मिल चुकी थी। लेकिन तब तक उनका माल भी अपने स्थान से जहाज के द्वारा निकल चुका था, जिसे अब अचानक से रोकना नामुमकिन था। तो उन्होंने मानव सिट्ठी को ही पकड़ने की प्लानिंग कर ली थी। जो काम कानून नहीं कर पाई थी, आज उस काम को अंजाम देने का जिम्मा इस गैंग ने उठा ली थी। तो वहीं वो आदमी अपने गले में लटक रहे फ़ोन को अपने कान के पास लगाते हुए बोला, खुद को दुनिया का सबसे बड़ा माफिया समझने वाला मानव सिट्ठी को हमने पकड़ लिया है। अब सारे जहाज को पश्चिमी तट पर लगा सकते हो। इतना कहते हुए
उस आदमी ने अपना फ़ोन गले में ही लटकाता हुआ छोड़ दिया। साथ ही एक नज़र सामने कुर्सी पर बंधे मानो को देखते हुए बोला, हमारे बाप अक्सर कहा करते हैं, बेटा तूफान से कभी मत टकराना, लेकिन यहाँ तो मैंने तूफान को ही बांध दिया है। ये बात तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए। क्यों रे, सही कहा ना? इतना कहते हुए वो आदमी ठहाके लगाते हुए हंस पड़ा, जिसके साथ ही वहाँ मौजूद अपने चेहरे को एक नकाब के अंदर कैद किए हुए बाकी सभी भी ठहाके लगाते हुए हंस पड़े। लेकिन तभी उनके कानों में एक आवाज़ गूंजी, जिसे सुनते ही उस आदमी के चेहरे के रंग उड़ने लगे। तेरे बाप ने ये नहीं बताया कि बेटा तूफान को बांधते नहीं, उससे डर कर भागते हैं। चल भाग यहाँ से, जितनी दूर भाग सकता है भाग जा, नहीं तो तेरा अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए तेरे बाप के पास सिर्फ तेरी आंखें और कलेजा ही भेजूंगा। तुम लोगों को क्या लगा था तुम लोग मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हो और मेरे आदमी तुम्हें लाने देते? नहीं, मैं यहाँ खुद आना चाहता था, और कारण जिंदा बचे तो खुद जान जाओगे। अपने चेहरे को ऊपर उठाते हुए मानो सेठी ने कहा, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी हंसी थी। लेकिन उसे इस तरह देख उस आदमी के कदम पीछे हो गए थे। चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी थी। तभी वो अपनी कांपती आवाज़ में बोला, तू खुद को समझता क्या है? मुंबई क्या तेरे बाप की जागीर है? नहीं, तेरे बाप की, और तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है। कहते हुए मानो सिट्ठी एक झटके में ही खुद को रस्सियों से आज़ाद कर चुका था। तभी वो आदमी अपने पास ही खड़े आदमियों को, जिनके हाथ में कटार व तलवारें थी, उनकी तरफ देखते हुए बोला, खड़े खड़े मेरी शकल क्या देख रहे हो? मारो इसे। आज इस जगह से ये जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। अगर ये जिंदा बच गया तो आज हम लोगों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कहते हुए वह आदमी अपने गले में लटकते फ़ोन को एक बार फिर से कान पर लगाते हुए वहाँ से भाग निकला। साथ ही फ़ोन पर बस एक ही बात बोले जा रहा था, सभी जहाज़ों को वापस मोड़ दो। सुन रहे हो मेरी बात? हेलो, जहाज़ों को वापस मोड़ दो। एक भी जहाज़ तट पर नहीं रुकनी चाहिए। हेलो, तुम सुन रहे हो? हेलो हेलो। लेकिन अचानक से अपने सामने मानो सिट्ठी को एक नंगी तलवार लिए खड़ा देख, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थी, जिसका सीधा मतलब था कि पलक झपकते ही मानो सिट्ठी ने उन आदमियों को मार गिराया था। ये देखते ही उस आदमी की आंखें चौंकती हुई बड़ी हो गई थी। उसने अपने कदम पीछे लिए ही थे कि वो लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। अपने सामने मौत को खड़ा देख उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी वो अपनी हकलाती जुबान के साथ मानो के सामने अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन वो आदमी कुछ कहता उससे पहले ही मानो गुस्से में एक कड़क आवाज़ के साथ बोला, काश तूने अपने बाप की बात मान ली होती। इस तूफान को टकराने से पहले अपना अंजाम सोच लिया होता तो आज तेरे बाप के पास अपने बेटे की अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए सिर्फ आंखें और कलेजा ही नसीब नहीं होता। ये सुनते ही वो आदमी अपने कांपते शरीर के साथ अपनी गर्दन ना में हिला रहा था। अपने दोनों हाथ जोड़े मानो से खुद की जिंदगी की भीख मांग रहा था। लेकिन अगले ही पल मानो की एक जोरदार गरजती आवाज़ सुनाई दी और उस आदमी की गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी थी, जिसके खून की छींटे से मानो के चेहरा रंग चुका था। प्लेस वेस्ट कोस्ट मुंबई, टाइम 11:30 PM नाइट। रात के अंधेरे में काबुली गैंग का सोने से भरा बॉक्स मुंबई के पश्चिमी तट पर आ चुका था, जहां से उस बॉक्स को बड़े बड़े ट्रकों में भरा जा रहा था। लगभग सैकड़ों की संख्या में आदमी जल्दी जल्दी बॉक्स को जहाज से ट्रक में भर रहे थे। तभी एक आदमी अचानक से उनकी तरफ ही चिल्लाते हुए आ रहा था, भागो रे सब भागो यहाँ से। वो मानो सिट्ठी जिंदा बच गया। अभी उसने इतना कहा ही था कि वो आदमी मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ में घुसी एक बड़ी सी तलवार को खड़ा देख वहाँ काम कर रहे आदमी चौंक गए थे। तभी उनकी नज़र उनकी तरफ ही आते हुए मानो सिट्ठी पर पड़ी, जिसका चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था, जो उसे पहले से ज़्यादा डरावना बना रहा था। तो वहीं उसे देखते ही वहाँ काम कर रहे बाकी आदमी भी डर से चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। वहाँ कुछ ने सीधा समुद्र में ही छलांग लगा दी थी और कुछ ही मिनट्स के अंदर तट खाली हो चुका था। प्लेस पटाया थाईलैंड, टाइम 8 AM मॉर्निंग।
थाईलैंड में एक ऐसा शहर है जो वेश्यावृत्ति के लिए दुनिया भर में बदनाम है। इस शहर का नाम पटाया है। एक आंकड़े के अनुसार थाईलैंड में इस समय 28 लाख से ज़्यादा वेश्याएं हैं, जिसमें से ज़्यादातर पटाया में हैं। यहाँ सरकार को हर साल प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से लगभग $5 बिलियन करीब 40,000 करोड़ का फायदा होता है। यहाँ पैसा कमाने के लिए इतनी होड़ है कि दुनिया भर से आने वाले टूरिस्टों की किसी भी तरह की डिमांड पूरी की जाती है। टूरिस्टों की मांगों को पूरा करने के लिए कम उम्र की लड़कियों को भी इस धंधे में ढकेला जाता है। बात करें आंकड़ों की तो इस धंधे में 40,000 से भी ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इस शहर में शराब के शौकीनों को शराब के साथ एस्कॉर्ट सर्विस भी दी जाती है। यहाँ बार में एस्कॉर्ट्स या डांसर के साथ अकेले में वक्त बिताने के लिए पहले 13 पाउंड लगभग 1100 रुपये चुकाने पड़ते हैं। बाद में ग्राहक को एस्कॉर्ट्स पसंद आने के बाद आगे की डील फिक्स की जाती है। वैसे पटाया सेक्स वर्कर्स के साथ ही अपराधियों का भी गढ़ बन चुका है। दुनिया भर में कई अपराधी यहाँ पनाह लिए हुए हैं, लेकिन पुलिस इन्हें छू भी नहीं सकती। पुलिस यहाँ कोई भी कार्यवाही करने से कतराती है। इसीलिए यहाँ जिस्म फरोशी के साथ कई गैर कानूनी धंधे भी चलते हैं, क्योंकि पुलिस का मानना है कि उनका इस मामले में पड़ना मतलब कि अपनी जान को हमेशा के लिए गंवाने जैसा है। इसका बस इकलौता कारण है खलील शेख, जिसका सिर्फ थाईलैंड के पटाया में ही नहीं, पटाया के अलावा बैंकॉक में भी हुकूमत चलती है। या ये कह सकते हैं कि पूरे थाईलैंड में इसका ही राज चलता है। गैर कानूनी धंधों के साथ सेक्स रॉकेट जैसे बिजनेस में भी उसका बड़ा हाथ है। मुंबई के पश्चिमी तट पर पिछली रात काबुली गैंग का लूटा हुआ करोड़ों के सोने की मोल भाव करने मानो सिट्ठी रातों रात घंटे की दूरी तय करते हुए मुंबई से पटाया आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ पटाया में ही एक आलीशान होटल के बेड पर काव्या सुबह के 8 बज जाने के बाद भी सो रही थी, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां अब हल्की हिलने लगी थी। दिमाग में पिछली रात की घटनाएं चल रही थी। मानो सिट्ठी का अचानक से उसे धक्का देना, मानो सिट्ठी को गोली लगना, अचानक से उसके सिर पर पीछे से किसी का वार करना। इतना सब सोचते ही काव्या अंदर से कांप गई थी। तभी उसने तुरंत अपनी आंखें भी खोल दी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, सांसें तेज थी। साथ ही खुद को एक अनजान कमरे में देख उसकी घबराहट बढ़ गई थी। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने बगल में सोए मानो पर पड़ी, जो इस वक्त शार्टलेस उसके बंगले में ही सो रहा था। जिसे देख काव्या का डर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन पिछले रात की घटना और अब अनजाने कमरे में देख उसके मन में हजारों सवाल थे। उसके मन में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। कल रात उस पब में मानो पर किसने हमला किया था? उसके सिर पर पीछे से किसने वार किया था? जहाँ तक वो याद कर पा रही थी, पिछली रात मानो ने उसे अगस्त्या की तरफ धक्का दिया था। तो क्या उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश करने वाला खुद अगस्त्या था? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? रूम टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए वो इतना ज़रूर समझ चुकी थी कि इस वक्त वो मुंबई में नहीं है, तो फिर इस वक्त वो कहाँ है? और सबसे आखिरी सवाल, पिछली रात मानो को गोली लगी थी, क्या वो ठीक है? इस सवाल को सोचते ही काव्या ने अपने हाथ मानो की तरफ बढ़ा दिए। मानो के ऊपर फैले ब्लैंकेट को काव्या काफ़ी आहिस्ता से हटाया, लेकिन मानो के शार्ट बॉडी को देखते ही काव्या की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। पिछली रात जो गोली मानो को लगी थी वो सिर्फ उसकी कमर पर एक निशान देती हुई निकल गई थी, जिसका मतलब ये था कि उस गोली से मानो बच गया था। लेकिन काव्या की चौंकते ही वजह दूसरी थी। उसने मानो के शरीर पर काफ़ी निशान देखे जो शायद गोलियों के थे, जिसके लगने की वजह से वो घाव तो अब तक ठीक हो चुके थे, लेकिन उन घावों ने अपना निशान छोड़ दिया था। तभी उसकी नज़र मानो के चेहरे पर गई। गहरी नींद में होने की वजह से उसके चेहरे पर एक मासूमियत की चादर फैली हुई थी। चेहरे के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी फिल्म में काम करने वाले किसी एक्टर से कम नहीं थी। लेकिन उसके काम के बारे में सोचते ही काव्या के मुंह से एक निकल गई थी। उंगलियां उन निशानों को छूने के लिए उनकी तरफ बढ़ गई जो मानो के शरीर पर गोलियों ने छोड़ी थी।
अभी वो मानो के शरीर को टच ही की थी कि अचानक से काव्या की चीख निकल गई। पलक झपकते ही वो वापस अपनी जगह पर लेटी हुई थी, जिसकी गर्दन पर एक खंजर ठिकाए मानो सिट्ठी उसके ऊपर लेटा हुआ था। ये सब इतना अचानक, बिल्कुल किसी फ्लैशबैक की तरह हुआ था। लेकिन अगर उसी फ्लैशबैक के साथ काव्या के गले से चीख निकली होती तो शायद अब तक उसका गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुका होता। उसकी पलकें आपस में कसी हुई थी, धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ती हुई बाहर आने को तैयार थी। चेहरा कांप रहा था, जिसे देख मानो के होठों पर हल्की हंसी फूट पड़ी। काव्या के माथे, उसके गालों पर अपने होठों को घुमाते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम्हारा ही हूँ। इस तरह चोरों की तरह छूने की क्या ज़रूरत है? पूरे हक के साथ जो मर्जी वो कर सकती हूँ। इतना कहते हुए मानो काव्या के ऊपर से हटते हुए उसके सामने अपने दोनों हाथ फैलाए बैठ गया था। लेकिन मानो की इन बातों साथ ही उनकी हंसी सुन काव्या ने घबराहट में तुरंत अपनी आंखें खोल दी थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो, हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली, टाइम 6:30 AM मॉर्निंग। जहां इस वक्त पटाया में सुबह के 8 बजे थे, तो वहीं दिल्ली की घड़ी 6:30 बजने का इशारा दे रही थी। रो के हेडक्वार्टर में कुछ एजेंट्स को काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर अर्ली मॉर्निंग ही बुलाया गया था, जिनकी आंखें नींद से बोझिल वो लाल थी, लेकिन अपनी आंखों को ज़बरदस्ती खोले कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे किसी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सामंत गोयल को अंदर देख उनकी आंखें चौंकती हुई बड़ी हो गई। नींद तो जैसे उड़ ही चुकी थी, क्योंकि पिछले शाम ही सामंत गोयल ने अपने इकलौते बेटे व रो के एक काबिल ऑफिसर के शरीर को अग्नि दी थी, जिसकी चिता की राख भी अभी ठंडी नहीं पड़ी होगी। फिर इस तरह हेडक्वार्टर में उन्होंने इतनी सुबह अर्जेंट बेसिस पर मीटिंग क्यों बुलाई है? अभी सब हक्के बक्के से हुए सामंत गोयल को देख रहे थे। इतनी सुबह सुबह उन्हें बुलाने का कारण सोच रहे थे। तभी उनके कानों में सामंत गोयल की आवाज़ गूंजी, जहां वो अपने पीछे ही आ रहे समीर अग्निहोत्री की तरफ देखते हुए बोले, समीर, तुम भी एक कुर्सी लेकर बैठ जाओ और आप लोग भी बैठ जाइए। लेकिन सर, आज आप, मेरा मतलब सर, वो सभी के बीच में मौजूद एक एजेंट ने अपनी हकलाती आवाज़ में इतना ही कहा था कि सामने खड़े सामंत गोयल एक नज़र सभी की तरफ देखते हुए बोले, मुझे पता है कि आप लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि मैं एक बाप होने के साथ साथ इस देश का वफादार सिपाही हूँ। इस देश में मेरे हजारों बेटे हैं और इनकी हिफाजत के लिए अगर मैंने अपने एक बेटे की कुर्बानी दे भी दी तो क्या मुझे इस बात का मातम मनाने की बजाय उसकी कुर्बानी पर फख्र महसूस करना चाहिए? खैर, ये सब बातें बाद में भी होती रहेंगी। फिलहाल हम लोग जिस काम के लिए इस वक्त इकट्ठा हुए हैं उसे देख लेते हैं। सामंत गोयल की इन बातों को सुनते ही वहां मौजूद सभी ने अपनी कुर्सी संभाल ली थी, जिसे देख सामंत गोयल अपनी बातों को जारी रखते हुए बोला, इतनी सुबह अर्जेंट नोटिस पर आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, जिसे लेकर आप लोगों के मन में काफ़ी सवाल चल रहे होंगे। यस सर, एक एजेंट ने कहा, यहाँ मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया हूँ, सामंत गोयल ने कहा, जिसे सुन सभी चौंक गए थे। लेकिन किसी ने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि उन्हें इतनी सुबह बस एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया गया है। वो सभी शांत ही थे, जिनकी चुप्पी देख सामंत गोयल खुद ही अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए बोले, ये कहानी तकरीबन 50 साल पुरानी है। मुंबई की झुग्गी बस्ती में एक परिवार रहता था। कचरे के ढेर से काम की चीज़ें बीन कर ये अपना गुजारा करते थे। इस परिवार में एक लड़का भी था, जिसे उसकी ये कचरे वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आई और उसके कदम जुर्म के रास्ते पर बढ़ चले। कुछ ही समय में ही गैरकानूनी कामों में इनकी पहचान बढ़ने लगी थी, जिनका नाम था यशवर्धन ठाकरे। यशवर्धन ठाकरे के 3 बेटे थे, अजीत, अमर और सुमित, जो बाद में उनके ही फैलाए साम्राज्य को संभालने लगे थे। तभी यशवर्धन ठाकरे के बनाए साम्राज्य में मानो सिट्ठी ने कदम रख दिया था। उस वक्त उसकी चप्पलों की साइज काफ़ी छोटी थी, लेकिन इरादे उतने ही बड़े और ख़तरनाक थे, जिसका अंजाम खुद यशवर्धन ठाकरे को भी नहीं था। लेकिन उस वक्त मुंबई में अकेले यशवर्धन का ही राज नहीं था।
उसके साथ एक दूसरी गैंग भी थी, काबिली गैंग, जिसके बारे में हमारी टीम भी आज तक ज़्यादा कुछ नहीं जान पाई है। बस हमें इतना पता चला कि मानो के आते ही उन्हें मुंबई छोड़ना पड़ा था, जहां आज भी उनका मुंबई पर वापस से अपनी सत्ता जमाने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया है। तो वहीं बढ़ती उम्र के साथ मानो अपनी काबिलियत और हैवानियत के दम पर यशवर्धन ठाकरे का दाहिना अंग बन गया। जो बात उसके बड़े बेटे अजित को हजम नहीं हुई थी और उसने काबली गैंग वाले से हाथ मिला लिया था, जिसकी भनक लगते ही मानो सिट्ठी ने उसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जिस बात का यशवर्धन ठाकरे को अफसोस था, लेकिन अपनी गैंग को आगे बढ़ता है, साथ ही खुद को माफिया किंग की कुर्सी पर बैठा हुआ देख अपने बेटे को भुला दिया। लेकिन वहीं अब हमारे कुछ सीक्रेट एजेंट्स का कहना है कि मानो सिट्ठी की नज़र उस माफिया किंग की कुर्सी पर बैठने की है। अब उसे सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरी दुनिया चाहिए जिस पर वो अपनी हुकूमत कर सके, जिसके लिए अब वो अपने खिलाफ जाने वाले हर शख्स को मौत के घाट उतार रहा है। इस वक्त उसकी हैवानियत अपनी चरम सीमा पर है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि अब खुद यशवर्धन ठाकरे को भी उससे डर महसूस होने लगा है। अगर वो सच में माफिया किंग की कुर्सी पर बैठता है तो उसे तबाही लाने से कोई नहीं रोक सकता। सर, उसे रोकने के लिए हम उसकी कमजोरी पर वार कर सकते हैं। अक्सर ऐसे बड़े क्रिमिनल को रोकने का बस यही एक तरीका है, जिसके आगे वो अपने घुटने टेक देते हैं। दोस्तों, इस कहानी के चैप्टर का एंड कहती हूँ। मिलती हूँ कहानी के 4th चैप्टर के साथ। प्लीज़ आप लोग जाने से पहले कहानी को लाइक कर दीजिएगा, अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ 4th चैप्टर के साथ।